नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी सरकार की नीतियाँ, राज्य सरकार की नीतियाँ और उसमें होने वाली त्रुटियाँ, क्या गलतियाँ सरकार कर रही है और सरकार को इसे सुधारना चाहिए या नहीं। ये आप लोगों पे निर्भर है कि आप जो भी मेरे दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, क्या सरकार को ये जो गलतियां हैं इसे सुधारना चाहिए क्या नहीं। क्या उन गरीब झोपड़ा धारकों का जो भी यहाँ नुकसान हो रहा है ये सही है, क्योंकि ये जो झोपड़ा क्रमांक की मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक है, आज भी मेरे सब्सक्राइबर आए थे, उनका भी सेम वही प्रॉब्लम समाविष्ट। तो ये झोपड़ा क्रमांक के नाम पे ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या आ रही है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि सरकार का नियम है सेक्शन 3E में कि जो भी व्यक्ति SRA में उसकी पात्रता होती है, वो उसकी पत्नी और 18 साल के नीचे के बच्चे के नाम पे कोई भी मुंबई में घर नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 3 का रूल है। तो दोस्तों, अब जब ये चीज़ें हो रही है कि आपके जो बड़े बच्चे हैं अबाउ 18 ईयर्स, उनके स्वतंत्र घर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, माना कि फैमिली नहीं बना के दिए, माना कि माँ बाप नहीं बना के दिए, माना कि घर ही डिवाइड किया है, चलिए मान लेते ना घर ही डिवाइड किए, डॉक्यूमेंट्स के अलग है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप उसको समाविष्ट करते हैं सिर्फ मतदार यादी पे, तो 18 साल के ऊपर के जो लोगों के अधिकारों का क्या, जो सरकार कह रही है कि 18 साल के ऊपर के बच्चे जो है वो उनकी स्वतंत्र फैमिली होती है, तो उनके अधिकारों का क्या सरकार इस पे विचार करेगी कि ये पुनः विचार करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है मतदार यादी के नाम पे हो, ये जो झोपड़ी सर्वे के नाम पे हो रही हो, इन चीज़ों के ऊपर सरकार को नज़र डालना चाहिए, गौर करना चाहिए और इस पे कोई ना कोई एक समाधानकारक एक निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि गरीब झोपड़पट्टी वासियों को राहत मिल सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं होता या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार ये जो भी प्रस्ताव है इस पे काम करने के लिए क्यों डिले कर रही है। ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें सब पता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई, अगर जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं उसका झोपड़ा क्रमांक 1 होने दो, घर पट्टी ये जो भाड़ा सर्वे पावती नहीं रहने दो, डॉक्यूमेंट में कमी रहने दो, फिर भी उनकी पात्रता हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके पास गांधी जी है। गांधी जी गरीबों के पास नहीं है, इसलिए उनके काम नहीं होते हैं। इसके अंदर कोई गौर करने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है और वास्तविकता को कभी भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आज हमारे में भ्रष्टाचार यही है कि हमारे यहाँ पे अमीर और गरीब देख के फैसले किए जा रहे हैं। जो पहला इलेक्शन निकलता है उसमें जो पात्र हो गए वो तो ठीक है, उन तकदीर वाले, लेकिन उसके बाद जो पात्रता के लिए लोग जाते हैं
उन्हें हैरेसमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी परेशान किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो राज्य सरकार को सोचनी चाहिए और इसके ऊपर कोई भी समाधानकारक एक निर्णय लेना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियाँ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बाकी काम है, मैं सिर्फ एसआरए के विषय में बात करूंगा। अब 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसआरए को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया। एसआरए को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ले लिया। 2019 पे लेने के बाद भी यहाँ पे 269 का एरिया चल रहा था, जबकि इसको एसआरए में लेने के पहले ही इस चीज़ का अमेंडमेंट करना चाहिए था कि नेशनल बिल्डिंग बायोलॉजी के हिसाब से एक घर की एरिया मिनिमम कम से कम 300 से कम नहीं होना चाहिए। ये नेशनल बिल्डिंग बायोलॉजी कह रहा है। अब इसी चीज़ को महाराष्ट्र विधानसभा में आवाज़ उठाई गई। मुझे उन नेता का नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था जिसके ऊपर विधानसभा को सोचने पे मजबूर होना पड़ा और 13 मार्च 2020 को उसका जीआर आया। तो उन्होंने वही कहा कि 269 एरिया कैसे हो सकता है जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर है सेंट्रल पे है तो इसको सेंट्रल बिल्डिंग बायोलॉजी, नेशनल बिल्डिंग बायोलॉजी में चलना चाहिए। तो नेशनल बिल्डिंग बायोलॉजी 300 का एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो 269 किस आधार पे? तब ये जो भी चीज़ जिन्होंने भी उठाया लोगों के हक के लिए उठाया और ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई 13 मार्च 2020 को कि अब जो भी घर होंगे उनका जो एरिया होगा 300 स्क्वायर फीट कारपेट होगा। तो 27.88 मीटर, 27.88 मीटर। अब यहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि हमें 2024 तक एक भी परिवार को बेघर नहीं कर सबको घर देना है। अब वहाँ का कथन देखिए और राज्य सरकार का कथन देखिए। अब राज्य सरकार के कथन में जो व्यक्ति घर में रह रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट के अभाव में, मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक के अभाव में, झोपड़पट्टी सर्वे में डिपार्टमेंट का सर्वे पावती गायब होने के अभाव में उन्हें दंड दिया जा रहा है, उन्हें अपात्र किया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? तो क्या इस विषय में क्या केंद्र सरकार इस चीज पर पुनर्विचार करेगी? पुनर्विचार करेगी? अगर केंद्र सरकार ये चाहती कि हर परिवार को घर मिले तो पात्र का तो मतलब ही नहीं हुआ। फिर पात्र का मतलब ही नहीं हुआ। तब तो भैया घर के बदले घर देना है। लेकिन यहाँ एक क्राइटेरिया लगी है। अब क्राइटेरिया आने के बाद भी संशोधन नहीं हुआ है। उस जो संशोधन नहीं किया गया है उसके अंदर झोपड़ी धारकों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। खरीदी बिक्री, जहाँ प्रोजेक्ट 20-20 साल खस्ता हाल में चल रहे हैं, रुके पड़े हैं, उसके अंदर जो खरीदी बिक्री हुई तो उस प्रोजेक्ट को जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो बाकी चीज़ का पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको भी पुनर्निरीक्षण करने का होना चाहिए पुनर्निरीक्षण, क्योंकि उसके अंदर बहुत से लोग बाधित हो रहे हैं। क्योंकि बीच में सरकार का जितना भी कानून निकला है जो लोगों के हित में है, वो कानून का लाभ उनको भी मिलना चाहिए। तो उन कानून का लाभ से उनको वंचित क्यों किया जा रहा है? तो ये चीज सरकार को सोचना चाहिए। इस सारे जब 1997 में आया
तो दोस्तों, स्टार्ट पीरियड में उस समय शिव साई पुनर्वसन प्रकल्प योजना उसके पहले से चल शिव साई पुनर्वसन प्रकल्प योजना पहले से चल रही थी। लेकिन शिव साई पुनर्वसन प्रकल्प योजना में मैंने कभी इतनी बड़ी धांधली नहीं देखी। ये बात तो मैं बोलूँगा। वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं देखी हमने। ठीक है, उस योजना को बंद किया गया क्योंकि ये बॉम्बे साइड में, वडाला साइड में बहुत बिल्डिंगों में, बहुत झोपड़पट्टियों में शिव साई पुनर्वसन प्रकल्प योजना के तहत निर्माण हुआ है। लेकिन इतना जो बवाल प्रोपेगेंडा हुआ था, प्रचार हुआ था, दुष्प्रचार हुआ था, ये नहीं हुआ। लेकिन इस सारी के बारे में क्यों हो रहे हैं? पहली बात, इतनी बड़ी स्कीम है, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना इस समय एसआरए है, लेकिन एक भी स्ट्रीम मीडिया इस पर कवरेज नहीं कर रही, जैसे ये राज्य का मुद्दा ही नहीं है। राज्य का मुद्दा ही नहीं है। क्यों? स्ट्रीम मीडिया वालों को क्या चाहिए? टीआरपी। तो भाई क्या गरीबों से टीआरपी नहीं मिलेगी? जहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का खुलासा करना कि स्ट्रीम मीडिया का काम नहीं है? लेकिन ये नहीं करेंगे कि इनको गरीबों का न्यूज़ दिखाने में इनकी टीआरपी गिर जाती है। ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के डिबेट्स करेंगे, नेताओं के बारे में बताएंगे, उद्योगपतियों के बारे में बताएंगे, बाकी कोई न्यूज़ नहीं चलाते। क्या स्ट्रीम मीडिया को इस सारी के बारे में जरा भी जानकारी कि इस सारी में हो क्या रहा है? क्यों महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के झोपड़पट्टी धारक क्यों परेशान है इस सारे से? मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे थाने ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, सब परेशान है। कारण क्या? भैया आप शुरुआत तो कीजिए, तो आपको इस पर लिंक मिलने चालू होंगे कि भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर में, फलाने प्रोजेक्ट में किस नेता का हाथ है, कौन नेता वहाँ के लोगों को, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस सारे में किसी भी नेता का कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक स्कीम है और पब्लिक, उनकी सोसाइटी, डेवलपर और डिपार्टमेंट। फिर भी नेताओं का इंटेंशन रहता है, काय झाला, काय नाही करायचं, राहू द्या, तारीख देऊन टाका, बिल्डर आपला माणूस है, ये चलता है। ये हमारी देखी हुई चीज़ है, ये आज की बात नहीं है, ये पहले से चलते आ रहे हैं। क्योंकि इस योजना के बारे में कभी स्ट्रीम मीडिया में देश के अंदर किसी को बताया ही नहीं। लोगों को बताया गया महाराष्ट्र के बाहर कि भैया महाराष्ट्र में हम ऐसा सारे स्कीम कर रहे हैं, हम लोगों को पक्के मकान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इस सारी स्कीम के नाम पे झोपड़पट्टी उजाड़ी जा रही है, लोगों को बेघर किया जाता है, भाड़े से वंचित किया जा रहा है। 21-21 साल से लोगों को घर नहीं है, 21-21, 25-25 साल से लोगों को घर नहीं है। किस काम की ऐसी योजना? किस काम की ऐसी योजना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक, देखिए हमारे जो भी दर्शक हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है एसआरई का, वो हमारा चैनल देखते हैं। और ये जो चैनल है किसी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यहाँ का डांस और गाने नहीं हो रहे हैं। अभी कल की वीडियो पे, कल की मीन्स आज जो पब्लिश हुई वीडियो, उस वीडियो पे हमारे सब्सक्राइबर है या नहीं है मुझे नहीं पता, और मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे कोई इस चैनल के माध्यम से पैसे कमाने नहीं है। मैं मात्र लोगों में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या लिखा कि सर वीडियो को लेंथ थोड़ा शॉर्ट कीजिए, आधा तो टाइम पास रहता है, इतना वक्त नहीं है लोगों के पास। तो मैं उन महाशय से विनती करूंगा कि सर आप मेरा वीडियो मत देखिए, समय बहुत कीमती है।
समय बहुत कीमती है। और उस व्यक्ति से पूछिए, जो व्यक्ति एसआरए में व्यतीत है, विक्टिम है, वो अपने परिवार का समय काट के ऐसे समय में ऐसे जगह समय गंवा रहा है ताकि उससे लाभ मिल सके। एक सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन करते हैं, सर आधा घंटा बातचीत होती मेरी, क्यों बात करते हैं मुझसे? मैं उन भाषा को पूछना चाहता हूँ जिन्होंने लिखा लोगों के पास समय नहीं है, तो आधा घंटा मुझसे क्यों बात करते हैं, ये बताइए। क्योंकि उनके साथ जो गलत हो रहा है ना, उसका समाधान ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ हमारे भाइयों का फ़ोन आता है, हमारी बहनों का फ़ोन आता है, माताओं का फ़ोन आता है। मेरे पास जो भी मेरा नॉलेज है, तजुर्बा है, मैं कोई कानूनी व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने बार बार बताया, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरा तजुर्बा है, मैं उस तजुर्बे के हिसाब से एडवाइस करता हूँ। और उनको वो भी कहता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन किसी लीगल से आप कंसल्ट कीजिए, कोई लीगल से आप कंसल्ट कीजिए। लेकिन ये भी चीज़ आपको माननी पड़ेगी, मैंने कितने लोगों को बोला है कि ये चीज़ है, लेकिन उनके लीगल ने कहा है कि ये चीज़ नहीं है। कि हमारे कितने सब्सक्राइबर जो बताएंगे कि डिपार्टमेंट में जाके आए, वकील के पास जाके आए, और बोले 2005 का 5 साल में ट्रांसफ़र करने जीआर नहीं निकला है, हमने नोटिफिकेशन कॉपी भी भेजा हमको। तो दोस्तों, ज्ञान जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि मैं वकील हूँ तो मेरे पास ज्ञान है। ज्ञान एक छोटा बच्चा भी दे सकता है। और मैं तो सुनता हूँ, जो ज्ञान देता है उसकी बातें सुनता हूँ, कि मुझे सीखना है, आपके पास समय नहीं, आप मत देखिए। मैंने चैनल उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास जानकारी की कमी है, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, जो अपना जो भी अधिकार है वो पाना चाहते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। मैं और भी खबरें डालूंगा इस पे, समाज में चल रही गलतियों को डालूंगा, सरकार क्या गलत की वो भी डालूंगा। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन ये चीज़ जानने का अधिकार है आपको सभी को कि कहाँ क्या चल रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर ये मीडिया और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तो आजकल दिखाती नहीं झोपड़पट्टी में, सोशल मीडिया अगर नहीं हो तो क्या मुझे पता चलेगा भाई कांदीवली में क्या हुआ, बोरीवली में क्या हुआ, या वडाला में क्या हुआ? कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपको समझना चाहिए। अब मैं यहाँ पे तोते के ऐसा रटूं और मैं चला जाऊं तो भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जिसे भी वीडियो पसंद नहीं आती है, प्लीज़ सर आप मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की नहीं है। ये वीडियो उस ज़रूरतमंद के लिए है जो व्यक्ति विक्टिम है इस सारे के अंदर में, उनके लिए, उनके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। बाकी हमारा इंटेंशन कुछ नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे फ़ोन करके पूछते भी, सर आपका कंसल्टेंसी चार्ज कितना है? अरे मतलब भाई साहब कोई चार्ज नहीं है, पाइए। हमने ये समाज सेवा के लिए बनाया, हमने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया सर। वीडियोस लंबी हो जाती है क्योंकि जब कोई विषय निकलता है ना, तो शायद थोड़ा लंबा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कोई लंबा होता है। तो ये आपको भी ध्यान देना है। आपको नहीं देखना मत देखिए ना, जिसके पास समय नहीं मत देखिए। मैंने क्या आपको प्रेशर किया है कि मेरा वीडियोस देखिए? नहीं, मैंने किसी को प्रेशर नहीं किया। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर मुझे बताइए। मैं कभी किसी को बोलता हूँ? स्टार्टिंग में बोलता था भाई सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे मेरे वीडियोस कम से कम मुंबई लेवल तक पहुंचाने थे, लेकिन आज मेरे वीडियो महाराष्ट्र तक चले गए, या उसके आगे भी जाते होंगे। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ना सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं, इतने लोग बहुत हैं। ये
1300-1400 जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, इसमें 100 सब्सक्राइबर भी अगर अवेयरनेस में आ गए ना, तो हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। हर व्यक्ति को एसआरए मालूम पड़ जाएगा एसआरए क्या चीज़ है और एसआरए में क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो 10 साल से मैंने 2010 से 2000 से मैं इस चीज़ में हूँ। 24 साल हो गए, फिर भी अभी भी अज्ञानी हूँ, सर। आप समय की बात करते हैं। 24 साल डालने के बाद भी अभी देखिए ना, हमारे मैटर में मुझे फिर से नया दिमाग लगाना पड़ा, नए तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ा, तब जाके मैटर बोर्ड पे आ रहा है। सीखना पड़ता है, होती है गलतियाँ होती, कौन करेगा गलती? हम ही करेंगे। भगवान गलती नहीं करते, इंसान गलती करते, तो हमसे भी होती ना गलतियाँ। तो आपके पास समय नहीं है, आप मत देखिए सर। मैंने कभी आपको रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरी वीडियो देखिए। मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन तकलीफ़ होती है मुझे। मैंने पहले भी बोला हूँ, मेरे कितने सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि बोलते हैं कि सर आप बनाइए वीडियो, 1 घंटे का हो तो भी हम देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितना शॉर्ट हो। अब आप बोलते हो उस पर टाइम पास है, मैं क्या कर रहा हूँ? उसके डांस कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो घटित हो रहा है। मैं एक बार नहीं, 100 बार वही चीज़ रिपीट करूँगा। क्यों करूँगा? उसका कारण भी बताऊँ आपको। मैं चाहता हूँ ये जो भी वीडियोस हमारे जा रहे हैं उसके अंदर मैं बार बार ये मतदार यादी का, बार बार ये झोपड़ा का ये सर्वे पावती का क्यों लाता हूँ? मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक क्यों लाता हूँ? कारण ये है कि कोई न कोई वीडियोस तो मेरा पहुँचे सरकार तक, ताकि इसमें लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। तो क्या मेरी सोच गलत है? अगर गलत है तो कमेंट कीजिए कि हाँ आप गलत है, तो ठीक है भाई, बंद कर देता हूँ। मैं अपना इंटरटेनमेंट चैनल बना देता हूँ। जाने दीजिए, किसी को जरूरत नहीं है, किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक की वजह से लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए सर रिक्वेस्ट है, मत देखिए आप वीडियो। अगर आप सब्सक्राइबर भी है ना, तो अनसब्सक्राइब कीजिए, मत देखिए। कि मुझे ऐसे दर्शक नहीं चाहिए जो लोगों का मनोबल तोड़े। मुझे ऐसे दर्शक चाहिए जो इससे सीख के कुछ अपने लोगों के लिए करें, मेरे लिए नहीं। अपने एरिया में, अपने स्कीम के अंदर अपने लोगों को मदद करें। मुझे ऐसे दर्शक चाहिए। मैंने पहले से कहा है कि आप सीख गए ना, तो आप लोगों को मदद के लिए व्यापार मत बनाइए। मुझे क्या पड़ी है? मैं भी ऑफिस खोल के कंसल्टेंसी करूं, पैसे कमाऊं। अभी आप सोचेंगे कि आपके पास कौन आएगा। अरे सर, मैं चैनल बनाने के पहले मेरे पास बहुत लोग आते थे और उसी से परेशान होकर मैंने चैनल बनाया, ताकि ये लोगों तक, एक इसको समझाने से अच्छा लोगों तक पहुंचे। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत देखिए, लेकिन औरों का नुकसान मत करिए, औरों को सीखने दीजिए। हाँ, जिस दिन मेरे जो भी सब्सक्राइबर है मुझे कमेंट करके बोलेंगे सर ये सारी ख़त्म हो गया, मैं उस दिन चैनल बंद कर दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं बंद कर दूंगा। मतलब एसआरए का चैनल बंद कर दूंगा, ये अपना न्यूज़ चैनल चालू करूंगा मैं। ये जो गलत हो रहा है, फुटपाथ पे क्या हो रहा है, रोड पे क्या हो रहा है, गंदगी क्या है, वो डालूंगा। तो मुझे तो भाई लोगों में अवेयरनेस लाना है। तो एसआरए का मैटर आप समझ गए तो मैं बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, ये है महाराष्ट्र सरकार की नीतियाँ और केंद्र सरकार की नीतियाँ। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ का उपाय ढूंढिए। उपाय हमने बताया, जितनी जल्दी हो सके लोग अपने झोपड़े क्रमांक चेंज करवाइए। सरकार ने कहीं नहीं बोला है कि झोपड़ा क्रमांक में अगर मतदार यादी में एक ही आता तो, लेकिन ये समावेश के नाम पे अधिकारी आपको बेवकूफ़ बना रहे। जबकि रूल में लिखा है दो डॉक्यूमेंट भी आपके सिद्ध हो जाते हैं कि प्रायर टू डाटम लाइन है।
आपकी जो भी लिमिट दी गई है उसके अंदर है तो आपकी पात्रता होनी चाहिए। तो 2 डॉक्यूमेंट में दी दिए ना भाई, लाइट बिल दी दिया, आप उसके अंदर मतदार यादी का उतारा क्यों निकाल रहे हो, तो झोपड़ी क्रमांक क्यों निकाल रहे हो, तो झोपड़पट्टी सब सर्वे पावती है तो भी मतदार यादी चाहिए। जब सर्वे पावती अलग अलग है तो फिर मतदार यादी से क्या लेना देना उसका। तो ये चीज़ जो सरकार की नाकामियाँ थी, जो इन्होंने किया ही नहीं कभी, इसका फ़ायदा ये अधिकारी उठा रहे और सरकार खामोश है। अब इसके खिलाफ लड़ेगा कौन? आपको और हमको ही लड़ना है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ, हमें कोई तलवार लेके नहीं लड़ना है, हमें कानूनी लड़ाई लड़ना है कलम की ताकत से। तो दोस्तों, मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस नहीं देखना चाहता है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि सर मेरा वीडियो नहीं देखें। मैं हमारे उन भाइयों को जो परेशान हैं, लाचार हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो किसी एडवोकेट की मदद नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं उनको मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आप कैपेबल हैं, आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।